सो दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12, नाम इसका स्ट्रॉन्ग रूट्स। ठीक है, जो इनके ऑथर है एपीजे अब्दुल कलाम। सबसे मेन बात हमारे पास ये होना चाहिए, इनका फुल नाम क्या हमको पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ठीक है, मेन बात हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रॉन्ग रूट्स, ये कहां से लिया गया है। तो इट इज एन ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। कोई बताएगा ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? एक होता है हमारे पास बायोग्राफी, मतलब कोई अगर किसी के बारे में लिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अगर कोई इंसान अपने बारे में लिखता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, इनका नाम क्या था वैसे ऑटोबायोग्राफी का? तुम लोगों को ये पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा उनका ऑटोबायोग्राफी है। नाम है वहां पे विंग्स ऑफ फायर, which was actually published in 1999 पब्लिश हो गया। क्लियर यहां तक? अच्छा, ये जो हमारा कहानी होने वाला स्ट्रॉन्ग रूट्स, ये आखिर क्या क्या है? एक प्रकार का फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, क्योंकि तुम्हारे पूरे बुक में लिखा है आई, ये लिखा है ना। जहां भी आई लिखा हम लोग क्या मानेंगे कि हमारा फर्स्ट पर्सन नरेटिव होता है। ऐसा कहानी जिसमें लिखा है ही वॉज ए गुड बॉय, ही समथिंग ऐसा कुछ लिखा होगा, वहां पे हम लोग क्या मानेंगे? थर्ड पर्सन नरेटिव मानेंगे हम लोग उसको। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नरेटिव तो है। यहाँ पे एक बात और ज्यादा होगा हमेशा, क्या बताने वाले थे हम? ओके, हाँ, यहाँ पे जो कहानी है ऑटोबायोग्राफी उनका विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने लिखा था विथ कोलैबोरेशन with he was the co-author of Wings of Fire। पता है co-author क्या होता है? अगर कोई कहानी लिख रहा है ना, तो साथ ही एक होता है साथ में काम करने वाला, उसको हेल्प करने वाला। तो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने कहानी तो लिखा था, लेकिन उनके साथ में, या बोल सकते उनके हेल्प से लिखा था। अच्छा, एक बात और, ये जो चैप्टर है उनके ऑटोबायोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से उठाया गया है। ठीक है, ये क्या था? हमारे स्ट्रॉन्ग रूट्स का फर्स्ट चैप्टर से उठाया गया हुआ था। ठीक है, हमारे पास ये 5 टॉपिक हमें पता होना चाहिए। एक बार जल्दी रिपीट करें। फर्स्ट टॉपिक क्या था? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था? जो हमारे राइटर है एपीजे अब्दुल कलाम, ये कौन थे? एक पहली बात तो साइंटिस्ट थे, हमने सीखा ना, ही वाज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हमने पढ़ा भी है वैसे। पूरा नाम क्या है इनका? अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। उनका एक हिसाब पता है क्या है? कि उनके नामों में ना पूर्वजों का नाम ऐड था। उनके पापा का नाम क्या था? जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अच्छा, अब्दुल कलाम छोड़ दो, नाम क्या था उनका? जैनुलब्दीन हो गया। उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था? अबुल या पाकिर मान के चलो। तो ग्रेट ग्रैंडफादर था, उनका नाम क्या था? अबुल। तो ऐसा रूल, ऐसा रिवाज है ना कि उनके नामों में पूर्वजों का नाम ऐड किया जाता है। रियल नाम क्या है उनका? अब्दुल कलाम। इसके पहले का नाम क्या, कौन है? उनके फादर का नाम है। ये नाम किसका है? उनके ग्रैंडफादर का नाम है। और ये नाम किसका? उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम है। सिंपल। अच्छा, ये कैसा कहानी है? तो इट इज एन ऑटोबायोग्राफी। नाम क्या उनका ऑटोबायोग्राफी का? विंग्स ऑफ फायर। पब्लिश कब किया गया था? 1999 में। को ऑथर कौन है? अरुण तिवारी है। अच्छा, ये कैसा कहानी? एक फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। हमेशा वहां पे आई बोल के कहानी को लिखा गया है, और वहां पे उठाया कहां से गया है? उनके ऑटोबायोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से उसको उठाया गया है। क्लियर यहां पर? चलो, सो द स्टोरी स्टार्ट्स विथ आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। यहां पे आई मतलब कौन? हमारी कहानी के राइटर एपीजे अब्दुल कलाम। कहा गया है कि मेरा जन्म हुआ था एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। यहां पे अर्स्ट का मतलब होता है पूर्वकालीन। जिस स्टेट का नाम था मद्रास, जो अभी हो गया है
क्या हो गया अभी, तमिलनाडु है ना, उस स्टेट के रामेश्वरम नामक टाउन में इनका जन्म हुआ था। ये हमारा है ना इंडिया, ये हमारा पड़ता तमिलनाडु। अब ये स्टेट कहां पड़ता है हमारा, रामेश्वरम। तो उसके एक छोटा सा यहाँ पे एक आइलैंड है, बहुत ज्यादा पास में ही बोल सकते हो, तुमको जाने का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रामेश्वरम नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि उनका जन्म कहां हुआ था, एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। कहां पे, तो ऑस्टवाइल मद्रास स्टेट, जिसका अभी का नाम क्या है, तमिलनाडु है, उस स्टेट के एक आइलैंड टाउन जिसका नाम था रामेश्वरम, उनका वहां पे जन्म हुआ था। ठीक। माय फादर जैनुलब्दीन had neither much formal education nor much wealth। न तो उनके पापा के पास एक अच्छा खासा वेल्थ था, धन था, और न उनके पास क्या था, अच्छा खासा औपचारिक एजुकेशन था। सिंपल भाषा में कहा जाए अगर, तो न तो अच्छा खासा पढ़े लिखे थे और ना तो वो एक धनवान व्यक्ति थे। लेकिन इनके बावजूद भी, डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इस असुविधाओं के बावजूद, ही पोजेस्ड, उनका बस अधिकार था, उनके पास एक चीज का अधिकार किसके ऊपर था, ग्रेट इनेट विजडम, एक जन्मजात आंतरिक बुद्धिता या बुद्धि बोल सकते हैं ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तुम्हारे माता पिता जैसे होते हैं ना हमारे, अधिक पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन एक बुद्धि बोलते, एक सामाजिक ज्ञान उनके पास भरा हुआ है। ये कहां से आता है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस से आने वाला है ना। तो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके फादर के पास ये बुद्धि कहां से आया था, तो जन्मजात आया था, मतलब उनके पूर्वजों से बुद्धि लाया गया था उनके अंदर से, जिसको हम लोग बोलते हैं ना इनहेरिट, मनुष्य क्या बोलते उसको, इनहेरिट किया हुआ है, या उनके पूर्वजों को दिमाग में लाया गया है। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या था यहाँ पे, ही पोजेस्ड, वो अधिकार रखते थे, ग्रेट इनेट विजडम, एक बहुत ही महान जन्मजात बुद्धि, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, अपने आत्मा से क्या थे, परोपकारी, दूसरों की हेल्प करने वाले व्यक्ति थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनके पास उनकी अर्धांगिनी थी, उनकी जीवन संगिनी थी, नाम क्या था उनका, इन माई मदर आसियम्मा, जो मेरे मां के रूप में थी, उनका नाम था आशी। आई डू नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं है द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, लोगों का सटीक संख्या क्या था, शी फेड एवरी डे, कि जो मेरी मां हर दिन खाना खिलाया करती थी, कहां पे, अपने घर में। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सुनिश्चित हूं, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस, कि जितने हमारे घर में परिवार नहीं थे ना, उससे अधिक लोग मेरे घर पे बाहर से खाना खाने आया करते थे। क्या उनका घर होटल था, नहीं ना, उनका घर क्या था, एक्चुअली पहले बता दें, उनके जो पापा थे ना, वो एक तरह के मौलवी थे। मौलवी में क्या था, लोग बाहर से आते हैं कुछ हेल्प वगैरह मांगने के लिए, कुछ चीजें करने के लिए, तो जितने वहां पे लोग आया करते थे, इनकी मां उनको खाना खिला के ही भेजा करती थी। तो एक बार सुनोगे क्या था, कि आई डू नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, कि आखिर लोगों की सटीक संख्या क्या था, कि जो मेरे घर पे खाना खाया करते थे। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, क्या बात कंफर्म है, कि जितने लोग खाना खाया करते थे, वो मेरे घर से संख्या जो थी मेरे घर के मेंबर की, वो उससे बहुत अधिक थी। या सिंपल भाषा में बोला जाए, जो लोग बाहर से खाना खाने आते थे, उसकी संख्या और अधिक थी मेरे घर के मेंबर की तुलना में। अच्छा, ऑफ माई ओन फैमिली पुट टुगेदर, बोला गया है कि अगर मेरे फैमिली में सबको साथ में रख दिया जाए लोगों को, जो संख्या उतना नहीं होगा, उससे अधिक संख्या हमारे बाहर के लोग खाना खाने आया करते थे। अच्छा, माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड, जो मेरे माता पिता थे ना, वो दूर दूर तक जाने जाते थे, किस रूप में, एज एन आइडियल कपल। तो मार्क करोगे इस लाइन को, कहा गया है कि जो मेरे माता पिता थे, एक आदर्श कपल के रूप में हर जगह पे जाने जाते थे। हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में दो जो है ना, हमारे माता पिता एक दूसरे होते, टॉम एंड जेरी, है ना। हमारी मम्मी ब्लेम करी पापा को, तुम्हारा आपके वैसे हुआ है, पापा किससे ब्लेम करेंगे, मम्मी के ऊपर, मम्मी के वैसे सब कुछ काम हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ पे एक्चुअली पता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, कि जब मम्मी के डांट पड़ा, पहले चप्पल पहले पड़ेगा, पापा के पहले मार देते हैं वहां पे पीठ से। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, मैं अनेक बच्चों में से एक बच्चा था, छोटा सा नाटा जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना। कैसा बच्चा था मैं, शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा बच्चा
विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, जिसका बिल्कुल कैसा लुक था, बिल्कुल बदसूरत था मैं, एकदम काला, छोटा हाइट का, बाल ऐसे वाले, है ना, तेरे नाम वाले। तो ऐसे भी तो कोई नहीं कोई पसंद करने वाला है ना। तो मेरा हुलिया कैसा था, आई वॉज अ शॉर्ट बॉय, अपना लुक कैसा दिखा रहे, वो अपना एक अगली के रूप में दिखा रहे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, उसका जन्म हुआ था एक सुंदर और ऊंचे कद वाले पेरेंट्स के पास। बताओ ना, एक बड़ा अनफेयर नहीं है? माता पिता एकदम अच्छे खासे, टॉल, हैंडसम, गुड लुकिंग, बच्चा कैसा पैदा हुआ है, छोटा, नाटा मोटा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सो वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम रहा करते थे अपने पूर्वज के घर में, जो कौन बनाया था, मेरे पूर्वज लोग बनाए गए थे। विच वॉज बिल्ट इन मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसको बनाया गया था 19वीं सदी के 20 में। अभी क्या चल रहा है वैसे, अभी चला 21st सेंचुरी ना, खत्म क्या होगा पता है, कब खत्म होगा, ये खत्म होगा इसके बाद, यही ना 2100 आने का मतलब क्या, ये चला जाएगा 22वीं सदी में। फिर यहां क्या लिखा हुआ है, मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब बोल सकते हो ये है हमारा स्टार्ट 19th सेंचुरी, उसके मिड में बोला है, मतलब कितने साल के आसपास, इसके आसपास उनका घर को बनाया गया था। तो उनका जो घर था वो बनाया गया था 1850 के आसपास में, मतलब मार्क करोगे वहां पे मिड ऑफ 19th सेंचुरी में। ये कैसा घर था, इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये घर था अच्छा खासा पक्का घर। पता है पहले क्या होता था, पहले के घर होते थे मिट्टी के, लेकिन इनका घर कैसे बनाया गया था, पक्का सीमेंट वगैरह, ये ईटा वगैरह का बनाया गया होगा। तो इनका जो घर था वो था पक्का हाउस, मेड ऑफ, मार्क करोगे, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, इसको बनाया गया था चूना पत्थर और ईंटों से। कंफर्म? अच्छा। और ये कहां पे स्थित था, ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मस्जिद स्ट्रीट में स्थित था, है ना। माई ऑस्टर फादर, जो मेरे कठोर निष्ठुर जो मेरे पिता थे, है ना, खड़ूस, डिसिप्लिन बोल सकते हैं ना, जो मेरे डिसिप्लिन फादर थे, यूज्ड टू अवॉइड, वो अवॉइड क्या करते थे, क्या अवॉइड करते थे, ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट, जितने भी अनावश्यक आराम है। अभी तो ये हो गया ना, फ्रिज, भाई ठंडा पानी चाहिए, क्या करना है, फ्रिज खरीद लो, ठंडा हवा चाहिए, एसी कूलर खरीद लो, है ना। सोना कहाँ है, नीचे नहीं, नींद आ रहा उसको, कहां सोएगा वो, बेड पे, किसका बेड पे, गद्दा वाला बेड पे, है ना। तो दिस इज कॉल्ड इन एसेंशियल कंफर्ट। नींद पूरा होता है ना, अगर तुम सो के नीचे किसी भी चटाई पे, नींद तो तभी पूरा होगा, लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, गद्दा वो भी अच्छा खासा सॉफ्ट वाला। सो माई ऑस्टर फादर, जो मेरे कठोर पिता थे ना, यूज्ड टू अवॉइड, वो अवॉइड क्या करते थे, प्रत्येक अनावश्यक आरामों को, एंड लग्जरीज, जितने भी लग्जरियस आइटम्स है ना, जितने भी विलासिता वाला आइटम्स है, चाहे तुम्हारा फ्रिज हो जाए, एसी हो, बेड हो, उनको हमेशा अवॉइड क्या करते हैं। जीते कैसे थे, सिंपल सादा जीवन। However, फिर भी ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन हम लोग को ना जितना भी जरूरत का सामान है, रोटी कपड़ा मकान, यही होता है ना, जितना भी सामान होता था हमें प्रोवाइड किया जाता था। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, कंजर तो है ही, बाबू खाओ मजा आता, हम लोग का पैसा वेस्ट हो जाएगा, है ना। दिवाली में नया कपड़ा नहीं खरीदना है, क्यों भाई, पुराना कपड़ा पड़ा हुआ पहले से, है ना। तो इसको बोलते कंजरपंथी, या बोल सकते माइजर, ऐसे लोग माइजर होते वैसे। लेकिन इसके जो पेरेंट्स है ना, कंजूस नहीं थे, अवॉइड तो करते थे, लेकिन किसी चीजों को जो बेकार, किसी जो मेरे लिए काम की नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि जो बेसिक नीड्स है हमारे पास वो ना दे उनको। जो बेसिक काम क्या है भाई, कपड़ा चाहिए हमें पहनने के लिए, दवा चाहिए और खाना पीना तो चाहिए ही हमें, तो इनके लिए कभी वो मना नहीं किया करते थे। इससे देखो लिखा होगा कि वे क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे प्रत्येक जरूरत के सामानों को, किस रूप में, इन टर्म्स ऑफ फूड के रूप में, मेडिसिन दवाओं के रूप में, और क्लोथिंग कपड़ों के रूप में, है ना।
इनफैक्ट वास्तव में जानते हो क्या है? आई वुड से, मैं कह सकता हूं कि माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। जो था ना मेरा बचपन, एक बहुत ही सेफ बचपन था। कैसे? मटेरियली एंड इमोशनली। एक तो लिखा है मटेरियली, मतलब क्या होता है? भौतिक रूप से, मतलब फिजिकली बोल सकते हो, है ना। हमारे पास अभी ऐसे कोई बच्चे है ना, भाई उसका मम्मी है, बच्चा क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी में लौट रहा है, लौटने दे दिया जाता है ना। तो वो काम अभी के टाइम में नहीं है। अभी क्या है, हमारा बच्चा सेफ चलता है, ज्यादा बाहर ना निकाला जाए, तो सेफ रखा जाए उस चीज को। तो ये तो हुआ हमारा मटेरियली, है ना। हमारे टाइम में क्या था भाई, बच्चा रोटा और मारो पहले, और हुआ उसको, है ना, ताकि बच्चा समझे क्या कि क्या महत्व है उस पिटाई का। जितना आज पिटाई कम हो रहा है, बच्चे उतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं, है ना। टाइम पे पिटाई होती, तुम लोग भी थोड़ा सा सुधरे हुए रहते कम से कम। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर। मैं खाया करता था अपने माँ के साथ में। कहां बैठ के? सिटिंग ऑन द फ्लोर, फर्श पे बैठ के। कहां, किसके फर्श के ऊपर बैठ के? किचन के फर्श के ऊपर बैठ के। सी वुड प्लेस अ बनाना लीफ। वो क्या करते थे, मेरे आगे केला का पत्ता दिया करती थी, और उस केले के पत्ते के ऊपर क्या कर दिया दी हुई है, ऑन विच, जिसके ऊपर सी देन लैडल राइस। लैडल मतलब यहां पे एक कलछुल बोलते हैं, एक कलछुल भात परोस दी है, और क्या परोसी है? एरोमेटिक सांबर, एक खुशबूदार सांबर दे दी है, और वैरायटी ऑफ सॉफ्ट होममेड पिकल, एक बहुत तीखा घर का बना हुआ अचार हुआ करता था साथ में, और एक लास्ट में डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, है ना, एक ताजा बना हुआ नारियल का चटनी दिया जाता। चार चीजें, हाँ रिपीट जल्दी करें। फर्स्ट क्या था वहां पे? एक कलछुल भात परोस दिया गया, राइस परोस दिया गया। सेकेंड था एरोमेटिक सांबर हो गया। थर्ड क्या था? तीखा घर का बना हुआ चटनी था, सॉरी पिकल था होममेड, और एक कोकोनट का चटनी था, है ना। वहां पे एक शिवा टेम्पल है। वहां पे क्या है? एक शिवा टेम्पल है। द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस। ये पता, ये अनेक ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है वहां पे, है ना। बोला गया जो शिवा टेम्पल था, वो उस रामेश्वरम को फेमस बनाया करता था। किनके लिए? फॉर पिलग्रिम्स, उनके तीर्थयात्रियों के लिए। विच वाज अबाउट अ 10-minute वॉक, जो मेरे घर से बस 10 मिनट की दूरी पे था, साइकिल से, पैदल। दूरी क्या थी उनकी वहां पे घर से? उनके घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पे थी वो। अच्छा, अब लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेटली, इसका मतलब होता है मुख्य रूप से, है ना। जो हमारा एरिया था वो मुख्य रूप से मुस्लिम तो था, लेकिन देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू। वहां पे काफी हद तक हिंदू परिवार भी रहा करते थे। कैसे रहा करते थे? लिविंग एमिकेबली, बहुत ही मित्र भाव से रहा करते थे। कैसे? विद देयर मुस्लिम नेबर्स, अपने मुस्लिम परिवार के या पड़ोसियों के साथ में। काफी भाईचारा वाला माहौल था, है ना। दोनों हिंदू मुस्लिम है, अपना साथ में रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। अभी ना सा खराब चल रहा है माहौल, वैसे देखा जाए तो पहले हिंदू मुस्लिम कोई खास डिफरेंस नहीं हुआ करता था, है ना। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क्यू इन आवर लोकेलिटी। हमारे लोकेलिटी में एक बहुत ही पुराना मस्जिद था, जहां हमारे पापा पता क्या करते थे? वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स। जहां हमारे पापा उसको इवनिंग प्रेयर के लिए लेके जाया करते थे। किसके लिए? इवनिंग प्रेयर के लिए, है ना। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया। फेंटेस्ट मतलब होता है यहाँ पे स्पष्ट, मेरे दिमाग में स्पष्ट आइडिया नहीं, एक स्पष्ट विचार नहीं है ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर्स। कभी अजान सुने हो? अजान में कुछ समझ में नहीं आता क्या बोला जा रहा है, क्योंकि वो भाषा होती है अरेबिक भाषा, अरब की भाषा होती है ना। तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को भी ना, जो मेन मतलब था उस भाषा का, उसको आइडिया मतलब क्या है। हमारे में क्या है, कोई मान लो मंदिर में कोई अगर मंत्र का उच्चारण कर रहा है, किस भाषा में? हिंदी में। किस भाषा में? संस्कृत में। अब संस्कृत समझ में आता है कि क्या मतलब क्या नहीं निकल रहा है? ज्यादा हैंडसम है नहीं ना।
अट्रैक्ट हो गए थे। कहा तो बुलवा दिया है। हाँ, जो हमारे मंदिरों में एक मंत्र उसका उच्चारण होता है, संस्कृत में होती है ना, आइडिया होता है क्या मतलब निकल रहा है, जो हमारे पंडित जी अभी तो एक्सप्लेन नहीं करते उस बातों को। उसी प्रकार से जो हमें मस्जिद थी, मंत्र था वहां पे अरबिक भाषा में, तो हमारे छोटा सा बच्चा तो है, कितना समझेगा वो, तो उनको इसका आइडिया नहीं था कि मतलब क्या निकला इस पूरे मंत्रों का। लेकिन आई वॉज टोटली कन्विंस्ड, लेकिन मैं कन्विंस तो था, मैं राजी इस बात से था कि ये सीधा भगवान तक पहुंचा करते हैं। हम लोग यही ना प्रार्थना करते हैं कि भाई हम लोग जो भी भाषा आता हो, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कुछ भी, मेन बात क्या है, अपना बात को कन्वे करना है और भगवान तक पहुंचाना है ना। जब माई फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क्यू, जब मेरे पिता आया करते थे मस्जिद के बाहर, किसके बाद, आफ्टर द प्रेयर्स, प्रार्थनाओं के बाद, नमाज के बाद, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अनेक धर्मों के जो लोग हुआ करते थे ना, वुड बी सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा करते थे। किन 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 के इंतजार में, तुम्हारे, तुम वहां पे जाओगे उनके फादर के इंतजार में। पता क्या करते थे वो, बोला गया मेनी ऑफ देम, उनमें से अनेक लोग, ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर, पानी कटोरा पढ़ाते थे उनको कि आप क्या करें, अपना उंगली डालें वहां पे और एक मंत्र फूके, जिससे क्या होगा, हमारा जो रोगी वहां पे ठीक हो सकता है ना। तो वो वहां पे दो क्या लिखा था, मेनी ऑफ देम ऑफर्ड बॉल्स ऑफ वाटर, अनेक लोग वहां पे आते थे अपने पानी के कटोरों को देने के लिए उनको, ताकि वो क्या करे, वो डिप हिज फिंगर टिप को डुबोए उसके अंदर, एंड से अ प्रेयर, एक प्रार्थना बोले, कुछ प्रार्थना वगैरह होता है ना वहां पे बोल सकते हैं, और ये पानी देन कैरीड होम फॉर इनवैलिड्स, इसके लिए उन रोगियों के लिए लेके जाया करते थे लोग। और मान लो, आई ऑल्सो रिमेंबर, मुझे ये भी याद है ना कि पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स, लोग हमारे घर आया करते थे थैंक यू बोलने के लिए, आपका शुक्रिया था कि आपके वजह से मेरा रोगी वो ठीक हो गया है ना। कब बोलते थे आके थैंक यू, आफ्टर बीइंग क्योर्ड, ठीक होने के ठीक बाद थैंक यू बोलना पड़ता है ना उनको। लेकिन हमारे पापा बहुत स्माइल, अरे मेरा कोई रोल है ही नहीं इसमें, जो रोल है अल्लाह का है ना। बोला गया फादर ऑलवेज स्माइल्ड, मेरे पिताजी हमेशा स्माइल किया करते थे और क्या बोलते थे कि डोंट थैंक यू मी, या डोंट थैंक मी, क्या बोलते थे वो, थैंक अल्लाह। अल्लाह कैसे है, द मर्सीफुल, एक दयावान, एक दयालु, एक आत्मा, एक प्राणी है। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, था ना जो टेम्पल जो काफी फेमस बना रहा था उस एरिया को, नाम क्या है उसका, रामेश्वरम टेम्पल। उनके जो उच्च पुजारी थे, नाम था देखोगे वहां पे, नाम क्या लिखा है, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। स्पेलिंग गड़बड़ नहीं करो, देखो थोड़ा ध्यान देना, पक्षी में एक्स नहीं लिखा हुआ है, पक्षी में PAKSHI लिखा हुआ है ना, लक्ष्मणा में एक्स नहीं है, LAKSHMANA, और शास्त्री में आई नहीं लिखा हुआ, ध्यान देना वहां पे, शास्त्री में वाई लिखा है ना। तो यहाँ पे तुम बच्चे को पूछेगा, पता कैसे स्पेलिंग मिस्टेक करके पूछेगा, ठीक है, तो ध्यान देना कि स्पेलिंग क्या सही है। तो ये कौन थे, ही वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। और पता है हमारे APJ अब्दुल कलाम के पापा के काफी अच्छे दोस्त भी थे, जो लिखा है ना, वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, मेरे पिता के काफी अच्छे दोस्त थे। एक कहानी बता जा, सुनो थोड़ा सा। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड, मेरे बचपन का सबसे जो क्लियर मेमोरी है मेरे दिमाग में। बच्चे में क्या होता है कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं, बट कुछ कहानियां, कुछ यादें अभी भी ताजा रहती है ना। तो बोला गया मेरे अनेक मेमोरीज में से एक मेमोरी मुझे याद है अभी भी। पता है कौन सा मेमोरी, मैं याद कर पा रहा हूं कि ऑफ द टू मैन, कि मेरे सामने दो आदमी बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं, ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, दोनों अपने पारंपरिक वेशभूषा में। हमारे जो है ना मौलवी साहब क्या पहनोगे, धोती बोले हैं, क्या बोलते हैं उसको, लुंगी कुर्ता और ऊपर टोपी, है ना। और हमारे पंडित जी क्या पहनोगे, एक जनेऊ, धोती और एक माथे पे तिलक, ये उनका ट्रेडिशनल अटायर है। दोनों क्या किए हुए अपने ट्रेडिशनल अटायर में हमें बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं वहां पे,
डिस्कसिंग, चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ चर्चा थोड़ी जगह महादेव को जागा जागा ऐसा कुछ। वो क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल मैटर्स के बारे में, एक आध्यात्मिक मामलों के बारे में। दो धर्म है ना, दो धर्म चीजें एक ही है, तरीका अलग अलग कहने का है ना। एक था ना मूवी ओएमजी, देखे हो ना? ओएमजी में क्या था? सभी धर्म तो एक ही है, सभी धर्म तो बताया गया है, बातें एक ही है, बट कन्वे करने का तरीका अलग अलग है। डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, क्या क्या बात किया करते थे? आध्यात्मिक बातों के मामलों के बारे में। When I was old enough to ask question, लाइन तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि जब मैं काफी बड़ा हो चुका था क्वेश्चंस पूछने के लिए। एक यहां पे तो एक लाइन मार्क करोगे तो लिखा है ना, When I was old enough। यहां पे दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो ध्यान दोगे एक बात पे। एक तो मेरे पास वर्ड है टू, एक मेरे पास वर्ड है इनफ। अगर मैंने लिखा यहां पे एक तो हमें दिखाई दे रहा है एक टू लगा हुआ है और एक यहां पे इनफ लगा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है? एक वाले में चाय कितनी गर्म है? जितना होना चाहिए उसे अधिक गर्म है। ये लिखा है ना, द टी इज टू हॉट, जितना होना चाहिए उससे अधिक गर्म है। और सेकेंड वाले में क्या लिखा है? द टी इज हॉट इनफ, जितना होना चाहिए उतना ही है। एक थोड़ा ध्यान दोगे एक चीज, ये हॉट दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है ना। टी कैसा है? गर्म है। जो टू लगाया गया वो कहां लगाया गया? हाँ, एडजेक्टिव के ठीक आगे लगाया गया है। बट जो इनफ होता है वो टू हमारे एडजेक्टिव के ठीक बाद होता है। तो बुक में लिखा है ना, व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ, ओल्ड एडजेक्टिव है, बगल में क्या लगा दिया गया है? इनफ। ये हमारा क्या है पता है? अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, हमने इसका नाम दिया हमने इसका नाम दिया, ये हमारा एक एडवर्ब होता है। मतलब ये जो दो चीजें है ना, एक हमारा एडवर्ब है, दोनों में क्या डिफरेंस? ये जो टू है किसी वर्ड के पहले लगता है और जो इनफ है वो किसी वर्ड के बाद लगता है। बस ये दिमाग में रखोगे। यहां पे एक बेसिक लॉजिक क्या है कि जो भी शब्द किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, गर्म तो है बट कितना गर्म है कि कैसे पता चलेगा? इनफ और टू से। तो अगर किसी एडजेक्टिव का विशेषता बताया जा रहा है, नाम हमने क्या दिया उसका? उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा एडवर्ब है। क्लियर? वहां पे क्या लिखा था? व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ, जब मैं काफी उम्र का हो चुका था। क्या करने के लिए? टू आस्क क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए। जब एक बच्चा 4 से 5 साल बड़ा हो जाता है ना, तो बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, पृथ्वी ऐसे क्यों घूमती है? रात में 24 दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? रात अंधकार वाला क्यों होता है? ऐसे खतरा वाले क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं, है ना। इसके जवाब में कोई आंसर नहीं है, वैसे है आंसर, लेकिन हमारे कलाम साहब बचपन वाला क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। बचपना वाला सुनो ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? आई आस्क्ड माय फादर, मैं अपने पापा से पूछता हूं, क्या पूछता हूं? अबाउट द रेलेवेंस ऑफ प्रेयर, कि आखिर प्रार्थनाओं का महत्व क्या है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना अगर हमें करना होता है कि भगवान मुझे ये 10 किलो कुछ सुषमा दे दो, ऐसा प्रार्थना होता है? पॉसिबल है? प्रार्थना जो हमें करना होता है क्यों करता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? सुनोगे? माय फादर, लाइन छोड़े ना, ठीक है। माय फादर टोल्ड मी, मेरे पापा मुझसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? अरे देयर वाज नथिंग मिस्टीरियस, कोई रहस्यमय बात है ही नहीं उसके अंदर। अबाउट प्रेयर, प्रार्थना में। वास्तव में रादर प्रेयर मेड पॉसिबल, प्रार्थना संभव बनाता है। क्या संभव बनाता है? कम्युनियन ऑफ स्पिरिट, आत्माओं के बीच जो होता है बातचीत। जब दो आत्माएं होती है, एक हमारा ये आत्मा और एक वो वाला परमात्मा, दोनों के बीच जो है ना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये काम करता है। हमारे पास अगर किसी बात करें, कैसे बात करेंगे? अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, है ना। या मान लो अगर सामने वाला किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है,
तो अपना लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं या उसको हमें चेंज करना पड़ेगा? लेकिन वो जो परमात्मा सब लैंग्वेज उसको आता है, उसको सब लैंग्वेज आता है। तो अपना लैंग्वेज बोलो, भोजपुरी में, हिंदी में, सांकेतिक भाषा में, वो सब कुछ समझ जाएगा। ना भी बोलो तभी समझ जाता है वो। हाँ, तुम ट्राई करके देखना एक बार। तो क्या महत्व है प्रेयर का? प्रेयर दो आत्माओं के बीच जो है ना बातचीत, वो काम करवाता है। उसके एक तरीका है बातचीत करने का। एक देखो लाइन लिखा था, सुनोगे ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। वो बोला गया, व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करते हो, यू ट्रांसेंड योर बॉडी, तुम अपने बॉडी को परे करते हो। किससे? इस दुनिया से। लिखा ना, यू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। तुम इस संसार से बिल्कुल अलग हो जाते हो और एक अलग दुनिया का तुम हिस्सा बन जाते हो। कौन सा दुनिया? जो दुनिया किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानता है। कौन से प्रकार का? चाहे वो हो धन का भेदभाव नहीं मानता है वो, चाहे वो भेदभाव किसी उम्र का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा या बूढ़ा या जवान है, कोई समझ में नहीं आता उसको, या कास्ट या क्रीड का, धर्म या जाति का। तुम अगर किसी दरगाह में जाओगे ना अपना किसी मांगने के लिए, तो तुम्हारा जो है ना विश वो तभी पूरा करेगा। ये नहीं देखना तुम हिंदू ना मुस्लिम है। तुम अगर किसी भी जगह पे जाओगे ना अपना कोई काम, अपना कोई अर्जी लेके, तुम अगर सच्चे हो, तुम्हारा हर जगह वो अर्जी लागू या पालन होगा, है ना। तो अगर तुम किसी से प्रार्थना कर रहे हो, तुम अपने बॉडी को उस दुनिया से अलग भेज रहे हो। किस दुनिया में? जो दुनिया किसी तरह का भेदभाव नहीं मानता है। चाहे वो तुम्हारा धन का भेदभाव हो, चाहे वो एज का हो, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो क्रीड का हो। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद करवाएंगे।